गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट टोटल 9 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स में हमने देखा कि लास्ट पार्ट जो पार्ट्स था डिटरमिनर, उसके हमने टाइप्स पढ़े, 7 टाइप्स पढ़े थे हमने। 7 टाइप्स पढ़ने के बाद में हमने जाना कि इसमें फर्स्ट टाइप जो था हमारा आर्टिकल में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। 2 टाइप्स का पहला हमने पढ़ा था इनडिफिनिट आर्टिकल, और थोड़ा हमने डिस्कस किया था डिफिनिट आर्टिकल पे। तो डिफिनिट आर्टिकल में द आर्टिकल की हम बात कर रहे थे। तो मैं वापस आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लें हम। डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल में आपको मैंने बता रखा था, डिफिनिट आर्टिकल में द आर्टिकल आता है। जैसा कि हम पहले बात की थी कि द आर्टिकल जो होते हैं, हम छोटी कक्षा में भी देखा था, 5th से 8th तक हम जो क्लास पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं। जैसे कॉमनली हम देखें तो हमारे यूनिवर्सल ब्रह्मांड में जैसे कुछ चीज़ें एक हो, जैसे द सन, द मून, द स्काई, पर्टिकुलर फेमस पर्सन हो, फेमस थिंग हो, फेमस प्लेस हो, वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ होता है। इसके अलावा द आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूँ। फर्स्ट है पर्टिकुलर थिंग और स्पेसिफिक प्लेस। देखो, पर्टिकुलर थिंग्स और स्पेसिफिक फेस टू शो डिफिनिट आर्टिकल। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्टिकुलर थिंग्स से क्या सेंस है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। The car made a loud noise. Number 2, let us go to the playground. Give me the pen in your pocket. अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको इस पर्टिकुलर थिंग और स्पेसिफिक प्लेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पर्टिकुलर थिंग है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर थिंग कार शो करने के चलते मैंने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाया, द आर्टिकल लगाया। सेम सेकंड सेंटेंस में सेम वही चीज है, लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड। ये क्या बता रहा है, स्पेसिफिक प्लेस। सेकंड थिंग वही चीज मैं थर्ड सेंटेंस बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई चीज बता रहा है, ये हो गया पर्टिकुलर थिंग। तो पर्टिकुलर थिंग के चलते हैं मैंने क्या किया, पेन के आगे कौन सा आर्टिकल लगाया, द आर्टिकल लगाया। सेकंड सेंटेंस में मैंने स्पेसिफिक प्लेस के, प्लेग्राउंड स्पेसिफिक प्लेस होने के चलते मैंने इसका क्या लगाया, द आर्टिकल लगाया। सेम वही चीज मैंने ऊपर पर्टिकुलर थिंग जो है इसमें क्या है, कार, इसके आर्टिकल में क्या लगाया, द आर्टिकल लगाया। अंडरस्टूड। सेकंड पॉइंट हमारा है second point, to represent a class of object. एग्जाम्पल में दूंगा आपको, the ant is hardworking. Second thing, the dog is the faithful. The dog is a faithful animal. और नंबर 3 है, the camel is known as the sheep of desert. सेकेंड पॉइंट ये था हमारा, टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस सेंस का ये मीन्स होता है कि
यहाँ पे पूरी समस्त जो क्लास होती है, मतलब कहने हम कॉमन हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे इनको आंट जो है वो पूरा क्लास को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लास को एक्सप्रेस करने के चलते हमने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल फिलअप किया, द आर्टिकल। सेकंड चीज वही चीज इसमें भी है, डॉग आपको पता है पर्टिकुलर हम यहाँ बात करें तो ये भी डॉग भी क्या है अपनी पूरी क्लास को मतलब एक्सप्रेस कर रहा है। सो चलते हमने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगा है, द आर्टिकल लगा है। लास्ट थर्ड सेंटेंस में सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी आपको बता कैमल हमारी पूरी उनकी पूरी क्लास को एक्सप्रेस करते हुए बता रहा है कि वो सारे क्या कहलाते हैं, दैट सी फॉर डेजर्ट कहलाते हैं। पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्रेस करने के चलते मैंने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल फिलअप किया है, द आर्टिकल फिलअप किया है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट देखें, something or someone mentioned before या फिर हम कहें प्रीवियसली। अब ये पॉइंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है हमें, समथिंग और समवन मेंशन्ड बिफोर और प्रीवियसली। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा, देखिए आप, that is a dog, the dog is black। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें हम तो, yesterday I saw a boy, the boy was wearing a green shirt। ये पॉइंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये पॉइंट एक्सप्रेस ये कर रहा है कि समथिंग और समवन मेंशन बिफोर प्रीवियसली। कहने का सेंस ये है कि कोई सेंटेंस में आपको ऑलरेडी एक नाउन आ चुका है, यहाँ पे कहने का मीन्स दैट इज अ डॉग। अब ये पहले से बिफोर क्या हो चुका है, मेंशन हो चुका है। अब वही चीज हमें वापस उसको रिपीट करनी हो, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे पर्टिकुलर एक नाउन आ चुका है, ये अ डॉग है, उसी को पहले से ऑलरेडी मेंशन है, वो वापस हमें मेंशन करना हो तो उस कंडीशन में क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल, द आर्टिकल का यूज होता है। तो कहने का सेंस मेरा ये था कि पर्टिकुलर कोई पहले से मेंशन हो नाउन वर्ड, उसे वापस रिपीट करना होता है। सेकंड टाइम हम रिपीट वापस करते हैं तो द आर्टिकल को यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड थिंग आप वही चीज देखिए, यस्टरडे आई सॉ अ बॉय, सेकंड बॉय मैंने वापस रिपीट करते हुए कि द बॉय वाज वेयरिंग अ ग्रीन शर्ट। तो ये पहले से मेंशन था, हमने बाद में वापस मेंशन किया के चलते नाउन हमने कौन सा आर्टिकल लगाया, द आर्टिकल लगाया। अंडरस्टूड, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो a noun made definite by description। ये पॉइंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है हमारा, ये पॉइंट हमारा ये एक्सप्रेस कर रहा है, मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखिए आप, द मैन ऑन द रोड, द बुक दैट दिया बॉट, the pen you gave me। इस पॉइंट का सेंस ये निकल रहा है कि हमारे पास किसी भी सेंटेंस के नाउन का डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए इसका, डेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, मैं आपको बताऊं इसको, किसी भी चीज को हम डिस्क्राइब करना चाहते हो, पर डिस्क्रिप्शन करने से पहले हमारे पास की क्या होना चाहिए, डेफिनेट क्या होता है, पक्का, मतलब कह सकते हो निश्चित, हमारे पास विशेष तौर पर उसकी कोई हमें बात पता होनी चाहिए। मतलब
तो हम कहने का मतलब मैं आपकी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिस्क्राइब करने के चलते पहले हमें मुझे पता चलना चाहिए कि डिस्क्राइब करने से पहले वो सेंटेंस डेफिनेट में तो है, वो वर्ड डेफिनेट में है या नहीं है वो देखना जरूरी है हमें। तो मैंने इस सेंटेंस में डिस्क्राइब किया है मैन को। अब मेरे पास ये डिस्क्रिप्शन करने से पहले मुझे पता है मैन क्या है, डेफिनेट बता रहा है, डेफिनेट के चलते मतलब द मैन ऑन द रूफ। तो मैन के मैंने पहले कौन सा आर्टिकल लगाया, द आर्टिकल, कि इंसान छत पर है। ये मेरे पास मैं इसको डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ और मेरे पास का क्या है, डेफिनेट, मतलब मुझे पक्का मतलब निश्चित मुझे मतलब डिस्क्राइब करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैन कहाँ पर है, छत पर है। सो मैंने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाया, द। सेम थिंग बुक्स की बात करूँ तो द बुक्स दैट दिया वर्ड, मुझे पता है कि ये दिया ने खरीदी हुई थी किताबें, तो ये मेरे पास का डिस्क्रिप्शन है बुक्स का। तो आर्टिकल मुझे मैंने क्या लगाया, द आर्टिकल लगाया। सेम वही चीज मैं पेन की बात करूँ तो यू गेव मी, मेरे पास डिस्क्रिप्शन है पेन को लेकर कैसा, डिफरेंट। तो मैंने कौन सा आर्टिकल लगाया, द आर्टिकल लगाया। अंडरस्टूड। अब और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। To represent superlative degree। प्रीवियस क्लास में मैंने जाना था कि सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, मैंने आपको बता रखा है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है एडजेक्टिव वर्ड्स में EST मोस्ट, ये दो वर्ड आपको नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कौन सी डिग्री का शो कर रहा है, वो सुपरलेटिव डिग्री को शो कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। ये आपको मैंने दो एग्जांपल दिए सुपरलेटिव डिग्री के। देखिए सेंटेंस में बता रहा हूँ कि आपको पता है 9 फेमस सिल्वर के चलते हैं, पहले में आप क्या फिलअप करेंगे, द आर्टिकल। सेकंड थिंग यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट वर्ड नजर आ रहा है, लॉन्गेस्ट में आपको कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर नजर आ रहा है, EST नजर आ रहे हैं। तो ये सेंटेंस किसका कहलाता है, सुपरलेटिव डिग्री का कहलाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल फिलअप किया जाता है, द आर्टिकल फिलअप किया जाता है। सेकंड थिंग यहाँ पे हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का होता है तो हमेशा कौन सा आर्टिकल फिलअप किया जाता है, द आर्टिकल फिलअप किया जाता है। सेकंड थिंग वही देखिए आप, यहाँ पे वर्ड आया मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आपको मैंने बता रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट वर्ड भी यूज किया जाता है। तो मोस्ट वर्ड के चलते मैं यहाँ पे कौन सा फिलअप करूँगा, आर्टिकल, द आर्टिकल फिलअप करूंगा। तो सेंटेंस देखिए, मनीष इज द मोस्ट, मोस्ट आने के चलते मैंने यहाँ पे कौन सा आर्टिकल फिलअप किया है, द आर्टिकल। और मोस्ट वर्ड क्या शो करता है, सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है। अंडरस्टूड। ये दो सेंटेंस है। अब कभी कभार एग्जाम में इसमें सेंटेंस आते हैं, आपको मैं बात करूँ तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जिसमें जीरो आर्टिकल को शो करता है। अब आप सोचो जीरो आर्टिकल होता है क्या चीज है। जीरो आर्टिकल का मतलब होता है कभी कभार हम कुछ सेंटेंस जैसे देखते हैं उसमें इस तरह के एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, आपके ब्रैकेट में ए एंड द और एक क्रॉस जो दे रखा होता है उसे क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल। मतलब कहने का मीन्स ये है कि उस सेंटेंस में ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना ही द आर्टिकल आएगा। मीन्स कौन सा आर्टिकल हुआ, वो जीरो आर्टिकल। मैं आपको एग्जांपल में चलिए समझाऊं, कुछ पॉइंट्स हैं आपको हमको ये पता होना चाहिए किस किस सेंटेंस में जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बताऊंगा आपको प्रॉपर नाउन। जिस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स आते हैं तो प्रॉपर नाउन्स के हमेशा मतलब बिफोर प्रॉपर नाउन्स नेवर यूज
एनी आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताऊँ तो आपको मैं बेस्ट फ्रेंड। अब आपके सामने देखो एक अंडरलाइन मतलब कहने का वैसे फिल्म ब्लैंक दे रखा है और यहाँ पे रोहिणी दे रखा है, तो हमको पता है प्रॉपर नाउन में रोहिणी शो कर रहा है, तो रोहिणी के पहले यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता चला हूँ, जैसे बताऊं कि द रोहिणी, ये वर्ड इसका कोई भी आर्टिकल मतलब कहने का सेंस ये है कि प्रॉपर नाउन के कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, तो मतलब ब्लैंक में क्या किया है, क्रॉस किया है। सेकंड सेंटेंस की बात करूं तो मैं आपको कैप्टन अशोक प्लेस वेरी वेल। अब यहाँ पे भी आया हुआ आर्टिकल यहाँ ब्लैंक दे रखा है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कैप्टन अशोक भी क्या शो कर रहा है, प्रॉपर नाउन को शो कर रहा है, तो प्रॉपर नाउन में कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो मींस ये ब्लैंक में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। पिछले लेक्चर में भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही पढ़ा कि कैसे हम किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम उसी को आगे हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे इस लेक्चर के बाद मैं आराम से कह सकती हूँ कि हर बच्चा किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक इजीली निकाल सकेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, वो जो रूल्स हैं वो आपको याद करने हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताए कि फ्री जो होते हैं एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एल्कली मेटल का +1, एल्कली अर्थ मेटल का +2, ऑक्सीजन का जनरली -2, नाइट्रोजन का जनरली -3, हाइड्रोजन का जनरली +1, हाइड्राइड्स में -1, ऑक्सीजन का अगर पेरोक्साइड के फॉर्म में हो तो -1, फ्लोरीन के साथ हो तो +1 या +2, हेलोजन का -1, और किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक n से n-8 तक हो सकता है। n वर्ग संख्या है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और किसी भी ऑक्सीकरण अंक जो होता है, कुल टोटल ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। अगर किसी भी तत्व पर आवेश है, किसी भी यौगिक पर आवेश है, तो कुल ऑक्सीकरण आवेश के बराबर होता है। ये सारे हमने पिछले लेक्चर्स में ये रूल्स हमने पढ़े थे, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं का यूज़ कर करके हम किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के जो इस सीरीज़ में, वीडियो सीरीज़ में भी हम यही पढ़ेंगे, जिससे आपका ऑक्सीडेशन नंबर, आपका अंक निकालना, ऑक्सीकरण अंक निकालना जो टॉपिक है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, कि आप कोई भी बच्चा आसानी से किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक निकाल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हैं, देखिए आप बोर्ड पे PtCl6-2। अब मुझे लग रहा है हर बच्चा आसानी से निकाल सकता है। जिसका निकालना है, किसके अंडरलाइन कर रखी है बेटा मैंने, Pt के, ठीक है ना। तो जिसके अंडरलाइन कर रखी है उसको हम क्या मानेंगे, x, ठीक है। फिर है Cl किस में आता है, हेलोजन में। हेलोजन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ऐसे थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होता है। लेकिन एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसीलिए इनको हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही हम जनरली हेलोजन में यूज़ करते हैं। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना गिनते हैं, -1। लेकिन
अगर इनसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं तो इनका प्लस में भी जा सकता है। कहाँ तक? केवल फ्लोरीन का -1 होगा, बाकी इनका -1 से +7 तक हो सकता है। ठीक है ना, ये हमने पहले पढ़ा है। तो अब देखिए Cl का कितना है, अभी तो प्लेटिनम के साथ है, तो प्लेटिनम से तो क्या है, Cl ज़्यादा विद्युत ऋणी है। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कोई भी जब बेटा यौगिक बनते हैं, इधर देखिए आप, कोई भी तत्व, ये देखिए दो तत्व जब आपस में बंध बनाते हैं तो बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शायद साझा होता है। ठीक है, और साझा होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन, इधर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। अगर दोनों अपनी ओर बराबर खींचे तो ये जोड़ा कहाँ रहता है, बीच में। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जैसे H और Cl के बीच में बंध है तो ये क्या है, Cl इस जोड़े वाले बंध को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये खींचने की जो प्रवृत्ति होती है इसको हम साधारण अभी वर्ड में आपको जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तब अच्छे से समझाऊंगी। अभी कि अपने ओर इलेक्ट्रॉन जो बंध बनता है, अपनी ओर बंध को खींचने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए Cl का कितना होता है, Cl के एटम कितने बेटा, 6। Cl का कितना होता है जनरली हेलोजन का, -1। फिर इस पे चार्ज कितना है, देखिए आपके -2, तो इक्वल में कर दिया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, +6 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -6 = -2। अब देखिए 6 Cl हो गया ना, अब उधर जाएगा, Cl का मैंने कितना गिना, -1 -6, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x = -2 और ये क्या हो गया, +6। x = कितना हो गया, प्लस में से माइनस के 2 गए तो +4, यानी कि PtCl6 -2 में प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। और अगर मुझे इसमें हेलोजन का निकालना है तो भी मैं काउंट कर सकती हूँ। कैसे? अब मैंने प्लेटिनम का निकाला, कितना आया, +4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +4। फिर जिसका निकालना उसको क्या मानते हैं अपन, x। हेलोजन कितने, 6, तो 6x = -2। अब इस बार मैं किसका निकाल रही हूँ, हेलोजन का, Cl का। ठीक है, +4, ये मैंने प्लेटिनम का कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ये याद करने पड़ते हैं। फिर +6x, 6x = कितना हो गया, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया, -2, और ये उधर जाएगा तो ये भी कितना हो गया, -4। 6x = कितना हो गया, -2 और -4, इसको हम टोटल करेंगे, बीजीय योग तो कितना हो जाएगा, -2, और x = कितना हो गया, -6/6 = -1। तो देखिए आपके बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने इसका -1 गिना था और इसका, तब इसका +4 आया, और जब हमने इसका +4 गिना तो इसका क्या आ गया, माइनस। यानी कि PtCl6 -2 वाले कंपाउंड में हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट इसको बोलते हैं हम। इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, Cl का कितना है, -1। लेकिन जनरली हम किसका निकालते हैं, जो आगे धातु होती है उसी का हम ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। एक का ही निकालते, सबका नहीं निकालते, लेकिन वो तो मैं तुमको बता रही हूँ कि हम इसको किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। अब NiCO4 में किसका निकालना है, निकल का, ये जनरली आता है। जिसका निकालना है XCO, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, वो मैंने बताया था, उसका हम ऑक्सीकरण अंक 0 गिनते हैं। ठीक है, लिखा रखा नहीं पॉइंट्स में, तो कितना हो गया, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से = 0। x = कितना हो गया, ये 0 हो गया, सब 0, 4 को 0 से, तो क्या हो गया, 0। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। तो 0 भी आ सकता है, यूँ आगे आप सोचो कि मेरे तो 0 आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, गलत। नहीं, 0 भी आ सकता है, बटाबटी में भी आ सकता है ना, अपॉन में भी आ सकता है ना।
फिर है CH4 में, CH4 में हमको किसका निकालना है, कार्बन का। जिसका निकालना है उसको हम क्या मानेंगे, जिसका निकालना है उसको हम क्या मानेंगे, X। अब देखिए, अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है हाइड्रेट्स के फॉर्म में। हाइड्रेट्स के फॉर्म में तो हम हाइड्रोजन का कितना गिनते हैं, -1। ये ध्यान है, 4 धातुओं या इनके साथ होता है तो हाइड्रेट्स है, हाइड्रेट्स के फॉर्म में। और थोड़ा सा ध्यान रखना, जो पीछे वाली अधिकतर जो पीछे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आगे वालों से क्या होते हैं, अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। देखो इसमें भी इसका माइनस में, इसका प्लस में, इसका तो चलो है ही नहीं, 0 हो गया। तो जो अधिकतर, जनरली कुछ अपवाद हो सकते हैं, ये नहीं कि सब में होगा ऐसा, लेकिन कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जनरली ध्यान रखना कि जो पीछे वाला एलिमेंट होता है उसकी विद्युत ऋणता इधर वाले से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये प्लस में, ये माइनस में। माइनस में का मतलब हाइड्रोजन का माइनस में कितना गिनते हैं, 1। तो x + 4 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो गया, इधर का कितना हो गया, -4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो गया आपके +4। देखिए आप CH4 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, +4। समझ में आया। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको हाइड्रेट न मान के, ये आप इसको अगर +1 गिनते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अपवाद है, ये अपवाद है कि हम बाकी तो किसमें मैंने क्या बताया था, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु हम कितना गिनते हैं, कितना गिनते हैं, -1। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि सब में जो पीछे वाला एलिमेंट है उसका कितना आना चाहिए, माइनस में, लेकिन यहाँ अपवाद है। तो ये अगर आप प्लस लिखते हो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, रॉन्ग आ जाएगा। अगर इसमें आप -1 गिनते हो तो ये आपका रॉन्ग है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये देखिए हर में जो पीछे वाला तत्व होता है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, उसका माइनस में आता है, लेकिन यहाँ अपवाद है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हम किस में गिनेंगे, +1 में। तो जिसका निकालना x + 4 + 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। यानी कि CH4 में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 होगा, न कि प्लस। क्यों, इधर देखिए आप, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसका माइनस में गिनते तो जाके उधर क्या होता, प्लस में, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये प्लस उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये आपके क्या हो गया, अपवाद है। ये ध्यान रखना, CH4 में कार्बन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना आएगा, -4। ठीक है ना, ये बिल्कुल, ये पहले वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब है C6H12O6, C6H12O6। हम ये मैंने केवल आपको ये एग्जाम्पल इसलिए समझाया पहले कि आप जनरली फटाफट क्या करोगे कि मैडम ने बताया था कि जो पीछे वाला एलिमेंट होता है उसका क्या होता, माइनस में आता है। तो CH4 में हाइड्रोजन क्या है, पीछे है, तो माइनस में आना चाहिए। नहीं, मैंने ये भी बताया कि अपवाद भी होता है। ठीक है ना, जनरली सूत्र लिखते समय अधिक विद्युत ऋणी तत्व को हम पीछे लिखते हैं और कम विद्युत ऋणी तत्व को आगे लिखते हैं, लेकिन यहाँ अपवाद है कि कभी कभी क्या हो जाता, उल्टा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व को आगे और कम विद्युत ऋणी तत्व को पीछे भी लिखते हैं। अब देखिए C6H12O6 में आपको किसका निकालना है, C6 का। कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है, ये देखिए C6H12O6 में आपको किसका काउंट करना है, कार्बन का। जिसका निकालना है 6 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया, +12। ठीक है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से, हो गया। फिर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के एटम, नंबर ऑफ एटम कितने, 6, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, क्योंकि उसका चार्ज हम ऑक्सीकरण अंक कितना मानते हैं, हम ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीकरण अंक कितना मानते हैं, -2। तो ये देखिए बच्चों, 6x, हाइड्रोजन का हमने +1 +12 और ऑक्सीजन का क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है। ये देखिए
ये इस लास्ट वाला जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों से क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है। ऑक्सीजन इन दोनों से क्या है, अधिक विद्युत ऋणी। तो इसका ऑक्सीकरण अंक और कुल ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, हमेशा इक्वल आता है। अब देखिए आप 6x + 12 और इसका कितना हो जाएगा +6 और को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 = 0। तो ये 12 से 12 खत्म, क्या बचा 6 = 0 और x = क्या बचा 6/0, यानी क्या हो गया, अगर हम 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया 0। ठीक है, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और इसमें आपका कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया 0। अब आइए हम BrCl3 में Br का, BrCl3 में हम किसका काउंट करेंगे, Br का, जिसका निकालना x। ठीक है, अब देखो ये भी हेलोजन है और ये भी हेलोजन है, लेकिन ये हेलोजन पीछे है, यहाँ पे वो रूल फॉलो हो रहा है कि इसकी विद्युत ऋणता इससे क्या है, ज़्यादा है। तो इसका निकालना x। ठीक है, BrCl3 में तो कितना हो जाएगा +3 और यहाँ पे Cl का कितना लिखेंगे -1 = 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + -3 = 0 और x = कितना हो जाएगा +3। अब देखिए जनरली हम ब्रोमीन का कितना गिनते हैं -1, है ना, मैंने क्या बताया हेलोजन में कितना होता है -1 to +7 तक हो सकता है। ठीक है, अगर यही HBr के साथ होता Br तो देख लो हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का कितना -1। ठीक है ना, तो यहाँ पर Br किस में फॉर्म में माइनस के और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस के, लेकिन यहाँ पे BrCl3 में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होने के कारण Br का ऑक्सीकरण अंक किस में आया प्लस में। ठीक है ना, तो ऑक्सीकरण अंक क्या होते चेंज होते थे। देखिए आप, तो आपको ये वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैंने आपको HBr में से किसका निकालना हो Br का निकालना हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जिसका निकालना उसको x मानना, हाइड्रोजन का कितना है +1 + x = 0 और x = कितना हो गया -1। ये देखिए HBr में Br कितना है -1 है और जबकि BrCl3 में Br का कितना है +3 है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं, n से n-2 तक शो कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे H2SO4 में। H2SO4 में अपने को किसका निकालना है सल्फर का। आराम से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना है, अब तो हर बच्चा इजीली निकाल सकता होगा, मैडम मैं आराम से निकाल सकता हूँ किसी भी तत्व का। हाइड्रोजन का कितना गिनते हैं, कोई भी क्षार धातु नहीं है एल्कली मेटल, क्या गिनेंगे +1, जनरली +1 ही है, केवल एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल के साथ गिनना है आपको -1, बाकी +1। 2 +1 जिसका निकालना x +4, ऑक्सीजन का भी जनरली हम कितना गिनेंगे 2, केवल परऑक्साइड में ही हमको -1 लेना है और फ्लोरीन के साथ हो तो हमको +1 और +2 लेना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 + x, फिर इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 = 0, -2 और +2 यानी कितना हो गया x - 6 = 0 और x = कितना हो गया +6। ये हमारे H2SO4 में हमने किसका काउंट किया सल्फर का। अगर इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन का कितना है +1 और ऑक्सीजन का कितना है -2 और सल्फर का कितना है +6। अगर हम कुल चार्ज देखें तो आप देखो हाइड्रोजन पे कितना आ रहा है +2, सल्फर का कितना है +6, यानी जो इससे कम विद्युत ऋणी तत्व हैं उनका किस में आ रहा है प्लस में, तो टोटल कितना हो गया +2 और +6 कितना हो गया +8 और ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 तो कितना हो गया -8। देखिए कुल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +8 -8 = 0। तो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया।
कि हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अंक हम निकाल सकते हैं। ये हमारे ऑक्सीकरण अंक निकालने का ये जो टॉपिक है इस लेक्चर में ख़त्म हुआ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि लेंथ की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसके बाद लाइट ईयर है, पार्सेक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है हमने देख ली थी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 1 पार्सेक किसके बराबर होता है। तो सबसे लार्जेस्ट जो थी वो क्या थी, पार्सेक थी। और इसी में देखा जाए तो सबसे स्मॉल कौन सी थी, तो 1 थी 1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब कुछ एरिया की यूनिट है, जैसे कि हमारे घरों में हम लेते हैं एरिया के लिए, और एरिया के लिए जो हम लेते हैं एकड़ में लेते हैं। किस में लेते हैं, एकड़। अगर हिंदी में बोलो तो एकड़ या एकड़, ठीक है। तो 1 एकड़ किसके बराबर होता है, तो 4047 मीटर स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टी लेंथ होता है, यानी मीटर स्क्वायर में होता है उसका। तो कितना 1 एकड़ किसके बराबर होता है, 4047 मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद 1 एयर होता है, और वो जो 1 एयर होता है वो होता है 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या होगा, 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया, 1 एयर किसके बराबर होता है, 10⁻² मीटर स्क्वायर के बराबर। अब होता है, और जो लार्जेस्ट होती है वो होती है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर होता है, और वो जो 1 हेक्टेयर होता है वो होता है 10⁻4 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ एरिया की हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है, क्योंकि एरिया का हमने जो मेजरमेंट पढ़ा है वो क्या हमारा मीटर स्क्वायर है। पर मीटर स्क्वायर है वो क्या होती है, जो स्मॉल यूनिट हो जाती है, क्योंकि हमको एरिया मेजर करना है। तो एरिया मेजर करने के लिए अब खेत का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1 एकड़ यूज़ करते हैं, 1 एयर यूज़ करते हैं, और 1 हेक्टर यानी हेक्टर, एयर और एकड़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे गांव में अभी भी चलता है, जैसे बीसवा चलता है, बीघा चलता है, ठीक है। तो बीसवा और बीघा वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी वैल्यू हर 10 किलोमीटर में चेंज हो जाती है। यानी अपने गाँव में 1 बीघा इज इक्वल टू कुछ होता होगा कि इतने इतने मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। किसी और गाँव में उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं लिखते। तो हम एकड़, एयर और हेक्टर में, हेक्टर ही क्या है, इसके एरिया की हमने प्रैक्टिकल यूनिट बनाई, ठीक है। इसके बाद है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो प्रैक्टिकल यूनिट है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। 3 टाइम्स हम लेंथ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट बनाई हमने कि ये जो इतनी क्वांटिटी है इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे 1 लीटर। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, तो हमने एक क्यूब लिया, ठीक है, जो कितना लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, विड्थ भी इसकी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी उसकी कितनी थी 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 मीटर। तो ये अगर क्यूब है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 0.1 मीटर, जिसकी हाइट भी कितनी है 0.1 मीटर, और जिसकी जो अपन कह सकते हैं विड्थ है वो भी कितनी है 0.1 मीटर। तो इसके अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1 लीटर के बराबर। कितनी आएगी, 1 लीटर के बराबर। अगर आपको बोला जाए कि अगर ये लेंथ है 1 मीटर, ये लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी है 1 मीटर, यानी ये जो क्यूब है हमारा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 मीटर क्यूब है। जो एरिया है उसका कितना है 1 मीटर क्यूब है, या हम कह सकते हैं उसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है। तो इसके अंदर कितना वाटर आएगा, तो इसके अंदर कितना वाटर आएगा, अगर इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है तो इसके अंदर जो वाटर आएगा वो कितना आएगा 1000 लीटर के बराबर आएगा। कैसे किया हमने, तो 0.1 है हटा दिया, कितना हो गया 1000 हो गया। अब हमको क्या करना है, ये कितना 1/1000 मीटर क्यूब है, हमको इसको करना है 1 मीटर क्यूब करना है। तो 1000 को हमने ट्रांसफर कर दिया, तो 1000 को ट्रांसफर कर दिया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 1000 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट बनाई। इसके बाद मास की, तो मास की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है, तो मास की जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, ठीक है। तो मास की तो प्रैक्टिकल यूनिट हमने जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बनाया वो तो हमने क्या बनाया केजी,
क्या बनाया हमने, केजी बनाया। और उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है मास की, वो कौन कौन सी होती है? तो हमने देखा कि जब हम ट्रक में कोयला भरते हैं, किसमें, ट्रक में हम कोयला भरते हैं, ठीक है, तब हम केजी में बात करेंगे। तो एक ट्रक के अंदर कितना कोयला है, तो हमने बोला 35,432 केजी, कितना, 35,432 केजी। अब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना याद रखना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, याद नहीं रख सकेंगे, हम भूल जाएंगे। तो हमने इसके लिए क्या बना दी, एक यूनिट बना दी। और मास के लिए हमने जो प्रैक्टिकल यूनिट बनाई वो कौन कौन सी है, तो हमने बनाई टन। क्या बनाई, टन। तो 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है, 100 केजी। तो 100 केजी को हम क्या बोलेंगे, 1000 केजी। 1000 केजी को हम क्या बोलेंगे, 1 टन बोलेंगे। इसके बाद 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल किसको बोलेंगे, तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू होता है 100 केजी। किसके बराबर होता है, 100 केजी के बराबर होता है। इसके बाद 1 मन बराबर किसके होता है, तो 1 मन किसके बराबर होता है, 40 केजी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 40 केजी के बराबर होता है। इसके बाद होता है 1 पाउंड, ठीक है, और 1 पाउंड किसके अंदर थी, तो FPS, आपने जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट का सिस्टम पढ़ा था FPS में जो मास का मेजरमेंट था वो क्या था, पाउंड था। और पाउंड किसके बराबर होता है, तो पाउंड होता है 0.4536 केजी। कितना होता है, 0.4536 केजी के बराबर होता है। तो ये जो मेजरमेंट हमने बनाया, ये जो प्रैक्टिकल यूनिट हमने बनाई, किसके लिए बनाई, हमने मास के लिए बनाई। किसके लिए बनाई, मास के लिए बनाई। इसके बाद जो मास की जो सबसे हेवीएस्ट यूनिट है, तो हेवीएस्ट यूनिट ऑफ मास, हेवीएस्ट यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो मास की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो यूनिट कौन सी है, तो मास की सबसे बड़ी यूनिट है 1 CSL। और 1 CSL का मतलब क्या था, C का मतलब होता है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट। तो चंद्रशेखर लिमिट है वो मास की सबसे हाईएस्ट यूनिट है। और 1 CSL इज इक्वल टू होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। किसके बराबर होता है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन के बराबर हो जाएगी। मास की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, तो 1 CSL होती है। और ये कौन थे, तो चंद्रशेखर लिमिट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर नाम के हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने मास की सबसे बड़ी यूनिट बताई। और सबसे बड़ा मास कितना हो सकता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मास हो सकता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, यानी सन के मास का कितना, 1.4 टाइम्स, ठीक है। उतना मास क्या होता है, तो हाईएस्ट मास होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, तो 1.4 टाइम्स से ज्यादा होगा मास ऑफ सन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो वो टूटना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका मास खुद का इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो कि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और उसके टुकड़े होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट मास कितना होता है, तो 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, ठीक है। तो सन का जो मास है उसका 1.4 टाइम्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1 CSL के बराबर होता है। इसके बाद जो मास की जो सबसे लोएस्ट यूनिट है मास की, वो है AMU। कौन सी है, AMU। तो 1 MAU, यानी AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। CSL का मतलब क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर लिमिट कितनी है, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट किसके बराबर होता है, तो 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, ठीक है। तो 1 AMU हमने बनाई। और 1 AMU इज मास ऑफ 112 of mass, 112 mass of 1 कार्बन, कौन सा, C12 एटम,
ठीक है। तो C12 एटम हमने लिया, C12 यानी कार्बन 12, ठीक है। तो C12 एटम लिया, इसका कितना 1/12 करेंगे, इसका जो मास है उसका क्या करेंगे 1/12 करेंगे, और वो किसके बराबर होता है 1 AMU के बराबर होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो ये मास की सबसे हेवीएस्ट यूनिट कौन सी थी, चंद्रशेखर लिमिट, और 1 चंद्रशेखर लिमिट की यानी 1 CSL की इज इक्वल टू होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, यानी सन के मास का 1.4 टाइम्स, ठीक है। तो ये सबसे हेवीएस्ट मास है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इस यूनिवर्स में इससे ज्यादा मास हो जाता है तो वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट लिमिट कितनी है, तो 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, इससे ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमने देखी। इसके बाद मास की यूनिट आप कैरेट में भी मेजर करते हो, ठीक है, आप ग्राम में भी मेजर करते हो। तो मास की स्मॉल यूनिट के लिए आप केजी, सबसे जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हमारा वो क्या है केजी, पर हम इससे छोटा ग्राम में भी यूज करते हैं, डेसी में भी यूज करते हैं, सेंटी में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो सभी प्रैक्टिकल यूनिट हमारी सुटेबल है और हमारी सुविधा के अनुसार हमने अलग अलग इसकी प्रैक्टिकल यूनिट बनाई है। तो प्रैक्टिकल यूनिट वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है यहाँ पर। तो एरिया का प्रैक्टिकल यूनिट हमने देख लिया, वॉल्यूम का देख लिया हमने, मास का देख लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम क्या करना चाहते हैं, चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं सॉरी। तो फिजिक्स में हम जब चीज़ों को मेजर करते हैं तो हम कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ 11th में मेजर करेंगे, तो हम 11th में मेजर करेंगे लेंथ को, ठीक है, टाइम को, मास को, ठीक है, और टेम्परेचर को, ठीक है। तो लेंथ, टाइम, मास और टेम्परेचर को हम कहाँ पर मेजर करेंगे, 11th में मेजर करेंगे, फिजिक्स की हेल्प से मेजर करेंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प से मेजर करेंगे, कैलकुलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को मेजर करेंगे, ठीक है। बाकी जो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे कैंडल है, लुमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, उनको सब हम कहाँ पर मेजर करेंगे, 12th क्लास में मेजर करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले हम किसको लेते हैं, लेंथ को। किसको लेते हैं, लेंथ को। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड है। एक मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये कुछ लेंथ है, इस लेंथ को आप मेजर करो, ये कुछ लेंथ दे रखी है और इस लेंथ को आप मेजर करो। तो आप क्या करोगे, ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। तो आप क्या गए, पहले पॉइंट पे गए, अपना जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, मीटर स्केल का यूज करते हो। तो आपने मीटर स्केल का एक एंड यहाँ पर रखा और फिर यहाँ से चल के गए और दूसरा एंड यहाँ पर रख के आपने देख लिया कि ये लेंथ कितनी है, आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एंड आपकी अप्रोच में, दोनों एंड आपकी अप्रोच में, कि जैसे इन दोनों के बीच की लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने आपसे कहा, आपने यहाँ पर पॉइंट पे खड़े हुए और यहाँ से चल के गए अपना जो भी मीटर का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस है उसको लेके इस पॉइंट पर, और आपने इस लेंथ को मेजर कर लिया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इस कमरे की ये वाली लेंथ कितनी है, तो आपने क्या कर दिया है, जो आपका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, मीटर स्केल है, उससे आपने लेंथ को मेजर कर लिया। तो दोनों पॉइंट आपकी अगर अप्रोच में है तो वो जो मेजरमेंट है, वो जो मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। कौन सा मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड में दोनों पॉइंट आपकी अप्रोच में होते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा, तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी इनडायरेक्ट मेथड में दोनों पॉइंट, यानी दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो दोनों पॉइंट में एक पॉइंट तो आपकी अप्रोच में हो सकता है और दूसरा पॉइंट आपकी अप्रोच में नहीं होगा। जैसे कि
मैंने बोला कि वो टावर दिख रहा है आपको सामने, ठीक है, उसकी लेंथ, उसकी जो हाइट है वो मेज़र करो कि जैसे कि ये कोई टावर है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, मैंने बोला कि इसकी ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है इसकी, ये आप मेज़र करो, तो आप मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते। अपना जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, जैसे मीटर स्केल को लेके या जो आपके जो फीता है वगैरह, आप लेके इसको मेज़र नहीं कर सकते। तो दोनों एंड आपकी अप्रोच में नहीं है, क्योंकि वन एंड तो आपकी अप्रोच में हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ तो जा सकते हो, पर टावर की जो हाइट है, टॉप पे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो आप इस लेंथ को मेजर करने के लिए जो मेथड यूज करोगे वो मेथड कौन सा होगा? इनडायरेक्ट मेथड। यानी इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगे? बोथ द एंड्स आर नॉट अप्रोचेबल, और इसके अंदर क्या होगे कि बोथ द एंड्स आर अप्रोचेबल। यानी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो पॉइंट अगर आपकी अप्रोच में है तो वो जो मेथड होगा वो डायरेक्ट मेथड होगा, और अगर दो पॉइंट आपकी अप्रोच में नहीं है तो वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। जैसे कि आपको बोल दिया कि मून और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, मून और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, तो आपके पास जो फीता है लेंथ मेजर करने का, क्या आप मून के ऊपर फीता लेके फिर मून से कहाँ पर? सन के ऊपर जा सकते हो? इतना लंबा फीता नहीं हो सकता, ठीक है। इतना बड़ा हमारे पास मेजरमेंट का है ही नहीं, और मेजर करना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी दोनों एंड्स या दोनों पॉइंट हमारे अप्रोच में नहीं है। तो ऐसे मेजरमेंट के लिए, ऐसी लेंथ को मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? कैलकुलेशन डन। क्या करते हैं हम? कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? तो कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। हम रिफ्लेक्शन का मेथड यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन का मेथड कैसे? कि जैसे कि आपको समुद्र की गहराई माप मेजर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? रिफ्लेक्शन का मेथड यूज करोगे। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। तो अभी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड बोथ एंड्स आर अप्रोचेबल, एंड इनडायरेक्ट मेथड बोथ एंड्स आर नॉट अप्रोचेबल। ये जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने स्टार्ट किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देख लिया था कि ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसके बाद इसके अंदर वेरिएबल प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का रेशियो होता है। इसके बाद ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, डायनेमिक इन नेचर होती है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी, और इससे रिलेटेड जो मॉडल है उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से क्या हुआ, वो मॉडल हमको बीच में ही ड्रॉप आउट करना था, इसलिए उसी को हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको कंटिन्यू वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था। लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूँ हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, और उससे रिलेटेड जो पॉइंट थे वो मैं वापस लिख देता हूँ। कि जैसे डेनियली और डेवसन ने क्या कहा था कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फॉस्फोलिपिड्स ये किससे बना होता है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका प्रोटीन होता है वो कैसा होता है? अल्फा ग्लोबुलर। तो प्रोटीन कैसा होता है इसके अंदर? प्रोटीन इसके अंदर होता है अल्फा ग्लोबुलर टाइप, अल्फा ग्लोबुलर। अब मैंने बताया था आपको कि अल्फा ग्लोबुलर का मतलब क्या होता है, कैसा प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलर होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो प्रोटीन स्पेरिकल फॉर्म में होगा प्रोटीन, लेकिन फॉर्म कैसी होगी उसकी? स्पेरिकल होगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अल्फा ग्लोबुलर। यानी ये प्रोटीन कैसा होता है? स्पेरिकल प्रोटीन। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिस्कस करना, और मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड जो होती है वो कैसे होता है? एम्पीपैथिक होता है। फॉस्फोलिपिड्स आपका कैसा होता है? एम्पीपैथिक। फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। कैसा होता है? एम्फीपैथिक होता है। अब ये एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है वही हम डिस्कस कर रहे थे, और टाइम एंड हो गया था। तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो एम्फीपैथिक होता है। और एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका फॉस्फोलिपिड अगर उसके अंदर दो पार्ट हो, जैसे ये उसका हेड पार्ट हो गया, इसके बाद उसके अंदर टेल रीजन हो, यानी टेल पार्ट,
और आपका जो फॉस्फोरस ग्रुप होगा वो किसके ऊपर जुड़ा होगा, इसके हेड पार्ट से अटैच होगा। तो इसके अंदर दो पोर्शन हो जाते हैं, एक हो जाता है हेड और दूसरा हो जाता है टेल। किसके अंदर, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड। उसको एम्फीपैथिक क्यों कहते हैं, उसका रीजन ये होता है कि इसके अंदर दो पोर्शन होंगे, एक हो गया आपका हेड, दूसरा हो गया इसके अंदर टेल। तो जो हेड पार्ट होता है वो किससे बना होता है, ग्लिसरॉल से। किससे बना होता है, ग्लिसरॉल। ये जो हेड पोर्शन होगा वो किससे बना होगा, ग्लिसरॉल से, और ये पोर्शन हो गया आपका हेड वाला। इसके बाद ये जो टेल रीजन है, इसका टेल रीजन किससे बना होता है, फैटी एसिड से। फैटी एसिड, ये फैटी एसिड से बना होता है और ये क्या कहलाएगा, टेल पार्ट, या टेल या चैन भी कह सकते हैं उसको अपन, टेल पार्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो हेड वाला पोर्शन होता है और टेल वाला, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये फैटी एसिड से बना होता है, ये ग्लिसरॉल से बना होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस इसके अंदर होता है कि आपका जो हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, आपका हेड पोर्शन क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। अब इस टर्मिनोलॉजी को आपने पहले भी सुना होगा 11 क्लास के अंदर, 10 क्लास के अंदर या फिर 9 क्लास के अंदर सुना होगा कि व्हाट इज हाइड्रोफिलिक। और नहीं भी बताओ तो मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर लविंग। इसके बाद जो इसका टेल वाला पार्ट है, यानी फैटी एसिड्स का जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। आपको ये दोनों ही ध्यान रखना है, क्योंकि यही रिलेट करेगा आपके मॉडल को और यही सेलेक्ट करेगा, फिर रिजेक्ट हो रहा मॉडल या सेलेक्ट हो रहा उसका रीजन भी यही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि फैटी एसिड और टेल वाला जो पार्ट होता है इसका वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हैटर। वाटर हैटर, जो वाटर को लाइक नहीं करता। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, वाटर लाइक करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, कौन सा, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट हो, यानी हेड और टेल वाला पार्ट। और हेड वाला पार्ट ग्लिसरॉल से बना हो और फैटी एसिड, और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हो जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फाइनली कि फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, तो ये तो उससे रिलेटेड डिस्कस हो गया। इसके बाद ये जो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अरेंज कैसे होते हैं। तो ये कैसे अरेंज होते हैं, इन्होंने बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बायलेयर में अरेंज होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बायलेयर। कैसे अरेंज होते हैं, बाय लेयर में अरेंज होते हैं, मतलब दो लेयर होती है इसकी। एंड इनकी जो टेल होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, फेस ईच अदर। यानी फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बाय लेयर एंड टेल फेस टू ईच अदर। मतलब इनका जो बाय लेयर में अरेंज होती है और इसका टेल वाला पोर्शन होता है वो दोनों का क्या होता है, एक दूसरे के सामने होता है। मतलब जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा वो ऊपर की तरफ होगा और टेल वाला पार्टिकल क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल बाय लेयर का अरेंज होगा वो क्या होगा, आमने सामने होंगे। मतलब टेल जो होती है वो एक दूसरे को क्या होती है, आमने सामने मतलब फेस कर रही होती है एक दूसरे के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका टेल रीजन क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने होता है। जब हम इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बायलेयर एंड टेल फेस टू ईच अदर। और प्रोटीन कैसे अरेंज होता है, प्रोटीन इनके इधर साइड प्रेजेंट होता है। इधर साइड मतलब आपका जो ये फॉस्फोलिपिड्स है इसके जस्ट अबो वाला जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, प्रोटीन की होगी। Proteins are arranged either side of phospholipid, या इधर साइड, यूँ भी सीधे कह सकते हो, या इधर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है प्रोटीन कैसे अरेंज होता है, इधर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब इन लाइंस को हम एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग डायग्राम जो बनेगा वो कैसा होता है, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि टेल कैसे फेस कर रही है एक दूसरे को और इसका अरेंजमेंट कैसा था। इसके अरेंजमेंट को देखें हम अगर, तो आपको देखना है कि हमने कहा था कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, इधर साइड होता है। तो ये आपका हो गया प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये हो गया आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। यानी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है आपके, ठीक है। और इसकी ये क्या हो जाएगी, टेल हो जाएगी।
ये इसकी टेल हो जाएगी। और नीचे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके दूसरे फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इसकी यहाँ पे टेल हो जाएगी ये, जो इससे कनेक्ट होगी, जो इससे आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ अ वैन डर वाल फोर्स। मतलब एक वीक फोर्स होता है वैन डर वाल, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जो टेल होती है आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा इनके बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है, फोर्स होगा इनके बीच में वैन डर वाल फोर्स। इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, तो जो इनको क्या करता है, आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद ये तो इसका हेड पोर्शन हो गया, इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ मैं ताकि प्रोटीन और दोनों शामिल हो जाए। और आउटर साइड क्या होगा आपका, प्रोटीन होगा। यहाँ पे क्या अरेंज होगा, प्रोटीन अरेंज होगा। तो ये हो गया उनका स्ट्रक्चर, जैसा कि उन्होंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग है। जैसे उन्होंने कहा था प्रोटीन इधर साइड प्रेजेंट होता है, ये हो गया आपका प्रोटीन की लेयर। ये कौन सी लेयर हो जाएगी, आपके प्रोटीन। यहाँ पे भी हो जाएगी आपके प्रोटीन की लेयर। और बीच वाला जो पोर्शन होगा वो किसका होगा, फैटी एसिड्स का। किसका होगा, फैटी एसिड, यानी जो बाय लेयर होगी 1 और 2, ये कौन सी है, बाय लेयर है प्रोटीन की, मतलब फैटी एसिड्स की। और ये किससे कनेक्ट होती है, टेल जो होती है एक दूसरे को फेस कर रही है। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि टेल जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे को फेस करती हुई रहती है। यहाँ पे टेल क्या कर रही है, एक दूसरे को फेस कर रही है। और इनके बीच में मतलब जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या उससे रिलेटेड मतलब जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, क्या ये मॉडल सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो ये मॉडल रिजेक्ट हुआ था। और रिजेक्ट होने का कारण क्या था, अब वो डिस्कस करेंगे हम कि ऐसा क्या था, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे जिसकी वजह से ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, उसका रीजन क्या था। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैट और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी फैट मॉलिक्यूल और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसके अंदर इजीली एंटर कर जाएंगे। तो जैसे हम सबसे पहले लेते हैं किसको, फैट मॉलिक्यूल को। तो ये आपका क्या है, फैट मॉलिक्यूल या फैटी एसिड कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये फैट मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा, तो आप देख रहे हो कि फैट मॉलिक्यूल और प्रोटीन के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं होता है कि वो यहाँ पे इसको रोके। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, प्रोटीन की लेयर को तो इजीली क्रॉस कर लेगा। इसके बाद ये हेड वाले पोर्शन में आता है जो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो और फैट क्या है, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर से रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फैट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये हेड पोर्शन को भी क्रॉस कर लेगा। इसके बाद आता है यहाँ पर टेल रीजन, और टेल रीजन क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक होता है। तो फैटी एसिड से इसका कोई रोल ही नहीं है कि इसको रोके, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्रॉस करता हुआ इजीली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब फैटी मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने देखा सेलेक्टिवली परमिएबल जो होती है वो फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल को एंटर करवाती है। तो ये देख लिया इजीली एंटर कर रहा है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। इसके बाद हम लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। यह क्या है आपका, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। वाटर मॉलिक्यूल नहीं, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, या खुद वाटर। तो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो क्या करता है, प्रोटीन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब वो प्रोटीन की लेयर को क्या करेगा, इजीली क्रॉस कर लेगा। प्रोटीन में इसका कोई हार्मफुल सब्सटेंस होता नहीं है जो इसको रोकने का काम करे या फिर बैरियर की तरह एक्ट करे। तो वो क्या करेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल इजीली प्रोटीन की लेयर को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। इसके बाद आता है आपका फैटी एसिड्स का हेड पार्ट। और हम देखते हैं कि हेड पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग। अब वाटर लविंग है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इसको अंदर एंटर करने देगा, ये इसको रोकता नहीं है, क्योंकि ये हेड पार्ट क्या आपका हाइड्रोफिलिक है। क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। तो ये क्या करेगा, इजीली इसको एंटर करने देगा और उसको बैरियर की तरफ बिहेव नहीं करता, इसको रोकने का काम करता नहीं है। लेकिन जब ये जैसे ही टेल पार्ट की तरफ आता है, वो पार्ट क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर हेटर। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी बीच वाला जो पोर्शन है, जो टेल वाला पार्ट है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्रॉस नहीं होगा। इसका मतलब ये मॉडल क्या हो गया, यहाँ पे रिजेक्ट होता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो वाटर सोल्यूबल और एज वेल एज फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल को अलाउ करती है। ये फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल को तो अलाउ कर रहा है, लेकिन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल कैसे अंदर एंटर करेगा इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया, जिसकी वजह से ये मॉडल क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसने इसके फंक्शंस के बारे में नहीं बताया। किसके बारे में नहीं बताया, तो इसके ड्रॉबैक्स देखें अगर हम, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे।
ड्रॉबैक्स ऑफ डेनियली एंड डेवसन्स मॉडल। तो इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि इसने फंक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया था, फंक्शनल कुड नॉट एक्सप्लेन। आप इसे समझ लो कि ड्रॉबैक्स में यहाँ पे लिख रहा वो क्या है कि इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, दे आर कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। तो सबसे पहला था फंक्शनल, यानी प्रोटीन और बायलेयर जो वगैरह है इनका फंक्शन क्या है और ये फंक्शन मतलब ये काम कैसे करते हैं उनके बारे में ये स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे। तो फंक्शन स्पेसिफिटी, फंक्शनल या फंक्शन स्पेसिफाई नहीं कर पाया था, कौन सा वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर करवाएगा कौन सा नहीं करवाएगा, स्पेसिफिटी। इसके बाद इसकी बात करें तो प्रोटीन और जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके रेशियो के बारे में नहीं बता सके थे। प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशियो, फॉस्फोलिपिड रेशियो इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर सके क्योंकि हमने कहा था ये वेरिएबल होती है और वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि किसी सब्सटेंस को अंदर लाना है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन ये इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का रेशियो जो होता है वो वेरिएबल कैसे होता है। और इसकी बाद लास्ट बात करें हम तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो इसके अंदर एंटर कैसे होंगे उसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इसके बारे में भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। तो यहाँ पे इस मॉडल के बारे में हमने देख लिया और आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में भी आ गया होगा तो ये मॉडल कहना क्या चाहता था और ये मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ उसका कारण भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ कि जैसे ये मॉडल किसने प्रपोज किया था, डेनियल डेवसन ने। इसके बाद इसमें इन्होंने बताया था कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है, तो ये हम जानते भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो किस टाइप का होता है, तो अल्फा ग्लोबुलर टाइप का होता है, यानी वो प्रोटीन कैसा होता है, स्पेरिकल फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा ग्लोबुलर कहते हैं। इसके बाद फॉस्फोलिपिड जो होता है इसके अंदर वो कैसा होता है, एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हेड और टेल दो पार्ट होते हैं। हेड जो होता है वो ग्लिसरॉल से बना होता है और टेल वाला जो पोर्शन होता है वो फैटी एसिड से बना होता है। तो जो हेड पोर्शन है वो कैसा होता है, इसका हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, और आपका जो टेल वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है यानी वाटर हेटर होता है। तो हमने यहाँ पे इसको देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन बायलेयर। तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी बताया कि बायलेयर में अरेंज है, ये फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पूरा आपका जो पोर्शन है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड्स वाला पार्ट है। तो ये जो बायलेयर में अरेंज होती है, दो लेयर बनी हुई है, इसका टेल वाला पोर्शन फैटी एसिड से बना होता है और हेड वाला ग्लिसरॉल से बना होता है। और टेल जो होती है वो एक दूसरे को फेस किए हुई होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कि इसका जो टेल है मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड्स का, उसकी टेल और इस वाले की टेल क्या है, एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो इनको जो होल्ड करने का काम करता है, जो फोर्स इनको होल्ड कर रहा है वो फोर्स कौन सा होता है, एक वीक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं वंडर वॉल फोर्स, जो इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। और प्रोटीन क्या होता है, दोनों के इधर साइड प्रेजेंट होता है। और इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये बता नहीं सका कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो अंदर एंटर कैसे करते हैं सेल के अंदर, जबकि आपको पता हो कि सेल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली वाटर को तो क्या करती है, अंदर एंटर करवाती ही है। लेकिन ये तो यही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वाटर मॉलिक्यूल या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस अंदर एंटर कैसे करते हैं, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। नेक्स्ट जो मॉडल आता है आपका वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे। अभी जो नेक्स्ट हमारी जितनी भी क्लासेस होगी लगभग आपके फार्मूलाज ही यूज्ड होंगे। नेक्स्ट की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, हमने साइन और कॉस के फार्मूलाज पढ़ लिए थे, साइन a+b और साइन a-b का। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कुछ फार्मूलाज ये भी पढ़े थे, साइन 90 - थीटा, साइन 90 + थीटा, इस तरीके से, या फिर साइन 2π - थीटा, कॉस 2π - थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अब जिस तरीके से साइन कॉस के फार्मूलाज बनाए थे उसी तरीके से हम tan cot sec cosec इन सब के भी फार्मूलाज बना सकते हैं। अभी जो साइन a+b का फार्मूला जैसे हमने पढ़ा था, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी फार्मूला ऑफ tan a+b का। आप चाहे तो एंगल ए भी ले सकते हो या फिर XY भी ले सकते हो। जैसे अगर x + y लेते हैं या फिर अगर a + b लेना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है।
चाहे वो एंगल आप ले सकते हैं। tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। यहाँ पर A और B जो है वो एंगल्स है। इस तरीके से नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज़ जैसे tan A माइनस बी है तो कुछ खास फर्क नहीं आएगा, फॉर्मूला एज इट इज़ ही रहेगा। tan A माइनस बी दैट इज इक्वल टू tan A, सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस tan B अपॉन 1 माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर बनेगा tan A tan B। ओके, अब इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा आपका cot x प्लस वाई का। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन रहती है, x प्लस वाई कहो या फिर cot a प्लस बी कहो, जिस सारी चीज़ें रिवर्स होती है, जैसा tan में होता है उसकी जस्ट अपोजिट। tan में क्या होता है, ये वाली टर्म नीचे आती है, cot में ये वाली टर्म ऊपर आती है, और वो भी किस तरीके से आएगी वो देखो, cot a cot b, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -1 अपॉन cot a प्लस cot b। या फिर अगर एक्स वाई एंगल लेते हैं तो b की जगह y आ जाएगा और a की जगह x आ जाएगा। या फिर अगर ये ना लेना चाहो, अगर इसमें कन्फ्यूजन होता तो ये एक चीज़ ये भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिया है cot इंटू cot b -1, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे tan a tan b ले रहे हैं तो पहले cot b को ले लिया, cot a को ले लिया, प्लस में यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा cot a को पहले लिया या फिर cot b को बाद में लिया। बट सीक्वेंस ये रखने से ये बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट जो फार्मूला है वो लर्न करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। cot a माइनस बी इज़ इक्वल टू, इक्वल होता है ये cot a cot b माइनस की जगह आ जाएगा +1 अपॉन cot b प्लस cot a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो वही का वही साइन यहाँ आ जाएगा, cot b माइनस cot a। अब ये चीज़ इसीलिए मैंने पहले लिखी थी, cot b को पहले इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ नेक्स्ट जो था वो cot b माइनस cot a था, तो जिस सेम ही अगर इनको लिखते हैं तो फॉर्मूलाज लर्न करने में इजी रहेगा, इसलिए यहाँ पर cot b प्लस cot a। अब चाहे तो cot a प्लस cot b लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फार्मूला आता है, ये तो हो गया cot a माइनस बी cot a प्लस बी, ये तो सारे हो गए आपके सम ऑफ एंगल्स के फार्मूला। इसके अलावा कुछ फार्मूलाज है वो भी देख लीजिए, जैसे कहीं ऐसा लिखा हुआ साइन a प्लस बी, या फिर एक्स वाई अगर लेते हैं तो एक्स वाई के लिए साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, तो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ये चीज़ कहीं पर भी लिखी हो, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई होगा, तो क्या होगा, cos x प्लस वाई
इंटू कॉस एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू बनता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्लियर? ये दो फार्मूलाज है आपका। इसका डेरिवेशन भी है कि यहाँ से ये चीज़ आई कैसे, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये फार्मूला हमको पता है साइन एक्स प्लस वाई का, हमने पहले भी निकाला था। साइन एक्स प्लस वाई का हो या साइन ए प्लस बी का हो तो होता है साइन एक्स इंटू यहाँ पर जो फार्मूला पहले हमने पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब इन फॉर्मूलाज के बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये फॉर्मूलाज आपको सारे लर्न करने रहेंगे, तब जाके आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है चैप्टर के वो कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी तक हमने सिंगल एंगल वाले सारे पढ़ लिए, जिसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, सिंगल सिंगल आ रहा है। जब डबल एंगल्स आएंगे तब क्या होगा, देखो ये वाले जो फॉर्मूलाज है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जब डबल एंगल की बात की जाती है। जब आपके एंगल को आप इस तरीके से पढ़ते हो, जैसे साइन 2x, तो साइन 2x इक्वल होता है, अगर कहीं पर लिखा है साइन 2x, ये कुछ ऐसा है आपके सामने, जैसे अगर लिखा हुआ है साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। आप अगर इसको लिखना चाह रहे हो, आप ऐसे पढ़ रहे हो उसको, 60 डिग्री को आपने लिखा 2 इंटू 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री हुआ। 2 इंटू 30 लिखो या 60 लिखो, बात एक ही है। तो जब आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं साइन 230 साइन 2x, तो इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 साइन x। अब ये जो 2 है ये तो इधर बाहर आ जाता है, और साइन x जो सिंगल एंगल है, जो हाफ एंगल है, वो यहाँ पर आता है। 2x का हाफ कितना होता है x, तो हाफ एंगल यहाँ पर आएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। तो जब भी किसी एंगल को एज डबल एंगल कंसीडर किया जाता है या पढ़ा जाता है, तो उसका जो एक्सपांशन है हम हाफ एंगल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो कहीं पर साइन 2x लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x। तो जैसे यहाँ पर लिखा है साइन 230 डिग्री, तो इसको पढ़ो साइन 2x, तो इसका एक्सपांशन कैसा होना चाहिए, 2 साइन x, x क्या है 30 इंटू कॉस x, यानी कि कॉस 30। तो हाफ एंगल है, डबल एंगल को आप हाफ एंगल में लिख सकते हैं बाय दिस फार्मूला, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे कि ये 60 है, 2 आगे ले लिया और हमने यहाँ पर हाफ एंगल्स यूज़ कर लिए, साइन 30 कॉस 30। साइन 2x जो है वो बराबर होता है 2 साइन x कॉस x। अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो एंगल है आपको गिवन है साइन 4x, ठीक है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला बनना चाहिए, साइन 4x लिखा है तो सबसे पहले तो इसको डबल एंगल की फॉर्म में लिखो। साइन 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे इसको, हमको चाहिए 2x, अंदर की तरफ कुछ भी बैठा हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर 2 होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई में क्या लेना चाहिए 2x, तब ये डबल एंगल का फॉर्मूला बन गया साइन 2x। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या बनना चाहिए, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x, x लिखो, हमारा x कौन है 2x, कॉस अगेन x लिखो ये, तो इसका एक्सपेंशन बना 2 साइन 2x कॉस 2x। इसी तरीके से अगर आपके सामने 6x लिखा होता तो आप क्या करते, इसको साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3x लिख सकते हैं। हमको डबल एंगल का फॉर्म चाहिए, तो हमको यहाँ पर 2 चाहिए, मल्टीप्लाई में x होना चाहिए, x के मल्टीपल में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा 2 साइन x कौन है हमारे पास 3x है क्वेश्चन में, तो 3x कॉस 3x। तो इसी चीज़ को अगर डायरेक्टली हम देखें तो साइन 6x का एक्सपेंशन क्या करा, डबल एंगल का फॉर्मूला लगाए तो 2 तो आगे आ गया, और जो एंगल्स यहाँ पे लगे साइन और कॉस में वो हाफ एंगल लगे। 6x का हाफ कितना होता है 3x, तो 3x आया समझ में। इस तरीके से किसी भी टाइप का अगर डबल एंगल आपको दे दिया जाए तो उसको हाफ एंगल में आप लिख पाएंगे इस तरीके से। तो फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस
एक्स, फिर इस तरीके से आता है cos 2x का फॉर्मूला। अब cos 2x का फॉर्मूला कोई एक नहीं है, उसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पहला फॉर्मूला है। और यही cos 2x और किसके बराबर होता है, मतलब ये कुछ ऐसा है कि हर चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक तो फॉर्म हो गया इसका ये, या फिर अगर चाहे कि नहीं हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉज ही होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट द टर्म 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर ओनली साइन होना चाहिए तो उसके लिए क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये cos 2x के 3 फार्मूलाज हैं आपके, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जिसमें दोनों ही आ रहे हैं, सेकंड में ओनली cos है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, थर्ड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 3 फार्मूलाज cos 2x पे, और क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट जो आपका डबल एंगल का फॉर्मूला है वो है आपका tan 2x का। tan 2x का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये जो जो फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं, वेदर इट इज़ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आपको ये अप्लाई करना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ओके, थैंक यू।